हेलो स्टूडेंट्स। डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स की क्लास में इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी के लेक्चर्स हम अल्टरनेट वाइज चला रहे हैं, ये आप सभी लोगों को जानकारी है। और इकोनॉमिक्स की हमारी ये जो कक्षा है उसमें आज से हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। इसमें आपको सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा डेटा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक हैं। और इसमें ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। और ये जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है आपका डेटा कलेक्शन यानी कि समंक संकलन की विधियों से प्रारंभ हो रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट इसलिए है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछने में आएंगे वो मैथ्स के टाइप से रहेंगे। यानी इनकी जो कैटेगरी होती है वो मैथमेटिकल कैटेगरी होती है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और ये हर एक सब्जेक्ट में यूज में आता है। चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे हम मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे सोशलॉजी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पक्ष होता है वो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट में इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये डेटा कलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें ये जो माध्यिका और बहुलक मीन मीडियन मोड का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। उसमें यदि आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल कर देते हैं और पूरा सही कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये इसका फायदा होता है क्योंकि ये जो नॉर्मल मैथ्स है उससे हटके होता है, ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। इसलिए यदि आपने इसको सही तरीके से सीख लिया, समझ लिया, तो यहाँ आप पूरे में पूरे नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चांस है। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं उनको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है जरा भी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक से हटके है ये। हालांकि उसी का पार्ट है लेकिन उससे थोड़ा सा हटके होता है। इसमें मैथ्स के बहुत ज़्यादा फार्मूला, जैसे कि हम जो अर्थमेटिक में हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, आपका एवरेज आ गया, परसेंटेज आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। कुछ चीज़ें ही आपको इसमें देखना है और उसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। इसमें मैथमेटिकल के अलावा थोड़ा बहुत जो सेक्शन होता है वो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है, यानी कि थ्योरेटिकल सेक्शन होता है। और इस थ्योरेटिकल सेक्शन में फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप उसे याद कर लेंगे और याद करके यदि आपको एग्जैक्ट आंसर लिख देते हैं उसका, तो यहाँ पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। चूंकि टॉपिक बड़ा सीमित है, उससे हट करके प्रश्न पूछने में नहीं आ सकते। देखिए, इसके अलावा अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की जो आपकी बाकी यूनिट्स हैं उसमें आपसे बहुत कुछ इधर उधर की चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे इससे पहले हम राजकोषीय नीति पढ़ रहे थे। राजकोषीय नीति में आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती हैं जो शायद आपने कभी पढ़ने में भी नहीं आई हो, आपको आपने सुनी भी नहीं हो। बजट को लेकर के, मौद्रिक नीति को लेकर के बहुत कुछ पूछने के लायक है। लेकिन यहाँ बहुत सीमितता है। जो इसका सिलेबस है, जो इसका कलेक्शन है, जो इस सिलेबस का पार्ट है, उससे बाहर जा करके यहाँ से नहीं पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप बहुत सीमित पढ़ के क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, ये जो हमारा टॉपिक है आज हम जो पढ़ेंगे, इसमें आज का जो हमारा विषय रहेगा, ये जो लेक्चर है, इसमें हम समंक यानी कि समंक को हिंदी में इंग्लिश में डेटा बोलते हैं। इसके अलावा समंक को आंकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में कॉमन शब्द है डेटा। डेटा बहुत कॉमन शब्द है और आप सभी लोग उससे परिचित होंगे। तो यहाँ पर हम समंक और समंक संकलन, यहाँ से हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आखिर सांख्यिकी क्या होता है। तो देखिए, सांख्यिकी अपने आप में एक विषय है जिससे बहुत सारे तरीके से डेटा का प्रेजेंटेशन किया जाता है।
यदि सांख्यिकी की परिभाषा देखें तो सांख्यिकी क्या है, अपने आप में विशिष्ट निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष भी कैसा है, विशिष्ट प्रकार का है। एक तो होता है सामान्य निष्कर्ष, जैसे समाजशास्त्र में सामान्य निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, तो सांख्यिकी में कोई भी सामान्य निष्कर्ष नहीं होता है। निष्कर्ष कैसा होता है, विशिष्ट निष्कर्ष ही होता है, और इसलिए ही सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संख्यात्मक डेटा का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। देखिए विशिष्ट निष्कर्ष तभी आपके सामने आएगा जबकि आप उसे किस में देखेंगे, संख्यात्मक डेटा में प्रदर्शित करेंगे। देखिए एक तो होता है सामान्य निष्कर्ष, जैसे यदि ये बोला जाए कि आर्थिक वृद्धि दर, यदि हम बात करें आर्थिक वृद्धि दर, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत से अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर कितनी ज़्यादा है, यदि हम इंडिया और यूएस का कंपैरिजन करें और उसमें यदि ये पूछा जाए आपसे कि अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर या अमेरिका की जो राष्ट्रीय कहना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से कितनी ज़्यादा है, तो एक तो उसका जवाब आ जाता है कि आपने बोल दिया बहुत ज़्यादा है। आपने क्या बोल दिया, बहुत ज़्यादा है। ये सामान्य निष्कर्ष है जो हम बातचीत में करते हैं। लेकिन विशिष्ट निष्कर्ष के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारत की प्रति व्यक्ति आय पता होनी चाहिए, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय पता होना चाहिए, दोनों में हम माइनस करेंगे और 100 से डिवाइड करके क्या निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, और विशिष्ट रूप में हम बोल देंगे कि अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से इतने प्रतिशत ज़्यादा है। और वो प्रतिशत भी कैसा आएगा, दशमलव में, आप उसे बाद में 2 अंक या 3 अंक में ले सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स से प्रदर्शित डेटा होता है और ये विशिष्ट निष्कर्ष है कि ये इससे इतने प्रतिशत ज़्यादा है। तो जब भी डेटा प्रतिशत में हमें निकालना पड़ता है या किसी भी तरीके के संख्यात्मक मान में निकालना पड़ता है, तो हम वो जिस विषय होता है उसे प्रदर्शित करने वाला, वो विषय क्या कहलाता है, सांख्यिकी। और आपने देखा होगा बहुत सारे टेबुलर फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारी टेबल्स के थ्रू हम डेटा निकालते हैं। जैसे जब आप मध्य प्रदेश में जनगणना पढ़ते हैं तो जनगणना में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। जैसे यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, बहुत सारी टेबल आपको मिलेंगी। जैसे एक टेबल हो सकती है कि लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात, तो यहाँ ऊपर लिंगानुपात लिखा हुआ है, यहाँ नीचे क्या लिखे हुए हैं, जिले लिखे हुए हैं। ये सांख्यिकी का एक डेटा है और उसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि किस जिले का लिंगानुपात ज़्यादा है। उसमें भी विशिष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा कितने जिलों का है, 1000 से कम कितने जिलों का है, सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है। भारत का जो लिंगानुपात है यानी राष्ट्रीय लिंगानुपात है, उससे ज़्यादा कितने जिलों का है, उससे कम कितने जिलों का है। ये पूरा का पूरा एक टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा रहेगा वो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल डेटा के नाम से हम उसे जानते हैं। ये लिंगानुपात हो सकता है, ये प्रति व्यक्ति आय के बारे में हो सकता है, ये जो कहना चाहिए लिटरेसी रेट है, वो लिटरेसी रेट का भी डेटा हो सकता है, साक्षरता दर का भी डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे साक्षरता दर लिख दी जाएगी, तो यहाँ क्या लिख दिए जाएंगे, जिले लिख दिए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप पढ़ते हैं, यही आप भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, और यही जो टेबल्स होती हैं ये आप अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सांख्यिकी जो विषय है उसका ही हिस्सा है। तो सांख्यिकी में क्या करते हैं, हम बहुत सारे संख्यात्मक डेटा उसको कलेक्ट करते हैं और उसे अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये टेबुलर फॉर्मेट होता है, इसके अलावा आपका बार डायग्राम होता है, बार डायग्राम के अलावा आपका जो पाई चार्ट होता है, जैसे आप बजट जब पढ़ेंगे तो पाई चार्ट में भी यूज उसका करना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन होता है। जब आप बजट पढ़ते हैं तो जब आप देखते हैं बजट एक दृष्टि में,
तो वो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन ही दिखाया जाता है। तो ये सांख्यिकी के बारे में, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करें समंक, यानी जो डेटा है, डेटा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो डेटा बहुत कॉमन शब्द है, जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा कहलाता है। डेटा कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ है, वहां पर डेटा की डेफिनेशन कंप्यूटर के संदर्भ में थोड़ी सी अलग हो जाएगी, रहती उतनी है, लेकिन यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, रिसर्च की बात कर रहे हैं। रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, तो आपसे डेटा की परिभाषा या समंक की परिभाषा यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो देखिए समंक का अर्थ क्या है, तथ्यों के उन समूहों से होता है, यानी समंक तथ्यों का समूह है। पहली बात क्या जाती है, तथ्यों का समूह है। ठीक, समूह से मतलब क्या है, एक नहीं है वो, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 100, 50, 1000 भी हो सकते हैं। तो वो तथ्यों का समूह होता है। तथ्य डिपेंड करता है कि तथ्य क्या हो सकता है। जैसे एक तथ्य ये हो सकता है लिंगानुपात, दूसरा तथ्य क्या हो सकता है लिटरेसी रेट, तीसरा तथ्य क्या हो सकता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, या आर्थिक वृद्धि दर, ये सब तथ्य हो सकते हैं। तो तथ्यों का समूह है जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सके, यानी हम इसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं, मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे लिंगानुपात के लिए हम बात करें तो हमने बोला लिंगानुपात 931 है, लिंगानुपात 1003 है, या आर्थिक वृद्धि दर हमने बोला कि 6.4% है। इस तरीके से हम व्यक्त कर रहे हैं, ये मात्रात्मक या संख्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लिंगानुपात तो बहुत ही कम है, लिंगानुपात सबसे कम है, लिंगानुपात ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो किस रूप में, संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिन्हें शुद्धता के एक उचित स्तर द्वारा गिना या अनुमानित किया जा सके। देखिए शुद्धता का स्तर, शुद्धता का स्तर से मतलब क्या होता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो डेटा सही है, ठीक है, उसमें कितनी शुद्धता है, यानी वो जो रिसर्च है उसके लिए जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, जितना ज़्यादा सही होगा, रिसर्च के लिए उतना ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो क्या है, शुद्धता का एक उचित स्तर द्वारा गिना जा सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है, अनुमानित किया जा सकता है। देखिए शुद्धता जो है उसका स्तर, यदि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का एरिया यदि कम है तो क्या है, उसे आप गिन सकते हैं, 1 to 1 गिन सकते हैं। लेकिन रिसर्च का एरिया यदि ज़्यादा है तो क्या करना पड़ता है, उसे अनुमानित किया, मतलब उसे अनुमानित एक अंदाज लगाना पड़ता है। उस अनुमान के लिए भी हम क्या करते हैं, हम उस अनुमान के लिए भी डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन हर जगह जाकर के हम रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे यदि आपसे ये बोला जाए कि आपको किसी एक स्कूल का अध्ययन करना है, ठीक है ना, एक स्कूल का अध्ययन करना है, और एक स्कूल में जाकर के आपको जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो माता पिता हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय की जानकारी एकत्रित करना है। तो आप चूंकि एक जगह जाना है आपको, तो आप उसे गिन सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि इंदौर में, या आपसे यदि ये बोल दिया जाए कि मध्य प्रदेश में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों का आप सर्वे कर लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अनुमानित जो डेटा है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक स्कूल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो गिना भी जा सकता है, अनुमानित भी किया जा सकता है। हालांकि अनुमानित अंदाज घर बैठ के नहीं लगाया जाता, इसके लिए भी रिसर्च करना पड़ता है। यदि 100 स्कूल हैं तो 100 में हम 100 जगह नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, हम 100 में 30 से 40 जगह जाएंगे जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, और उसके आधार पर ही अनुमान लगा लेते हैं। अर्थात किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए, उद्देश्य कैसा होता है, पूर्व निश्चित, जैसे कि मैंने अभी आपको दे दिया कि बच्चों के माता पिता की प्रति व्यक्ति आय कलेक्ट करनी है, यह उद्देश्य कैसा है, पूर्व निश्चित है। तो पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए जिन्हें
एकत्रित किया जाता है, यानी डेटा को जो एकत्रित किया जाता है उसका उद्देश्य कैसा होता है, पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। आप बिना किसी उद्देश्य के डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप बच्चों के माता पिता की प्रति व्यक्ति आय का डेटा कलेक्ट करें, उसके बाद भी आप किए जा रहे हैं, दैट इज यूजलेस। जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो डेटा आप फाइनली देंगे वो आपस में इंटरलिंक होता है। जैसे कि आपने स्कूल का डेटा दे दिया और उसके बाद आप उसे इंटरलिंक कर देंगे कि भाई ये प्राइमरी स्कूल का डेटा है, ये मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल का डेटा है, ये प्राइवेट स्कूल का डेटा है, ये सरकारी स्कूल का डेटा है। इस तरीके से आप डेटा दे देंगे। तो ये जो डेटा रहता है, ये डेटा की डेफिनेशन है। यदि आपसे पूछने में आती है तो इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम बात करें जो समंक है, समंक की प्रमुख विशेषताएं, यानी जो डेटा है, डेटा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात, तथ्यों का समूह। मैंने भी आपको बताया कि ये कैसे होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ठीक है, यदि हम आर्थिक वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, यदि हम वृद्धि दर की बात कर रहे हैं और वृद्धि दर में हमने केवल ये बोल दिया कि इंडिया की आर्थिक वृद्धि दर इतनी है, तो इंडिया की अकेले की आर्थिक वृद्धि दर से क्या लेना देना है, उससे क्या प्रदर्शित होगा, उससे कुछ भी प्रदर्शित नहीं होगा। बात तो ये आती है क्या फर्क, हम हमारा उद्देश्य क्या है। तो आपसे ये भी बोला जा सकता है कि जो एशिया के देश हैं, हम उन देशों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपने उसमें इंडिया को भी इकट्ठा कर दिया। इसके अलावा और भी देश हैं, उनकी भी आप प्रति व्यक्ति आय या आर्थिक वृद्धि जो दर है उसके बारे में यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो वो बात समझ में आती है। लेकिन किसी एक डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया, वो अपने आप में क्या होता है, यूजलेस होता है। इसलिए डेटा सिंगल नहीं होता, ग्रुप में होता है। दूसरी बात, समंक क्या होते हैं, संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो देखिए, ये जो डेटा होता है ये हमेशा कैसा होता है, संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था जैसे लिंगानुपात है, तो आपने बोला लिंगानुपात 1003 है या लिंगानुपात 952 है। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि लिंगानुपात ज्यादा है और ये नहीं बोल सकते कि लिंगानुपात कम है। इसलिए हमेशा ही किसका यूज होता है, हमेशा संख्याओं का यूज होगा, चाहे वो प्रतिशत में हो, ठीक है, और चाहे नॉर्मल। नेक्स्ट, समंकों को एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक दूसरे से संबंधित, इसका मतलब क्या है, आप जो डेटा कलेक्ट करें वो डेटा कलेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। आपने बहुत सारे अलग अलग डेटा अलग अलग फॉर्मेट में दे दिए तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे आपने 10 जगह से डेटा कलेक्ट किया, एक डेटा दे दिया अपना पर कैपिटल इनकम का, 2-3 जगह के आपने डेटा दे दिए प्रति व्यक्ति आय के। इसके अलावा कुछ जगह के आपने जो डेटा दे दिए वो डेटा दे दिया आपने लिंगानुपात का, ठीक है। इसके अलावा आपने 3-4 जगह का डेटा दे दिया साक्षरता का। इसके अलावा आपने जो डेटा दे दिया वो कई सारी जगह का, वो क्या दे दिया, आर्थिक वृद्धि दर का, ठीक है। ये आपने जो डेटा दे दिया है ना, ये क्या किया है, अलग अलग जगह का दे दिया, ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो जो फैक्ट होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, फैक्ट का जो कलेक्शन होता है। इसलिए उद्देश्य जब आता है तो उद्देश्य में फैक्ट को पहले से ही, जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको इस फॉर्मेट में डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा हमेशा एक दूसरे से संबंधित प्रस्तुत करना चाहिए। समंकों के संकलन में उचित शुद्धता होनी चाहिए। उचित शुद्धता से मतलब क्या है कि जब आप फील्ड पर जाएंगे और फील्ड पर जाकर के हम सर्वे करेंगे तो ही क्या होगा, शुद्ध डेटा हमारे पास मिलेगा हमको। उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए, डेटा कलेक्शन फील्ड पे जाके भी किया जा सकता है या किसी ऑथेंटिक सोर्स से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑथेंटिक सोर्स सपोज हो सकता है कि कोई सरकारी रिपोर्ट है, ठीक है,
कोई सरकारी रिपोर्ट है, इस सरकारी रिपोर्ट से यदि हम कोई डेटा निकालते हैं तो क्या रहेगा, वो शुद्ध रहेगा। लेकिन आपने कोई ऐसे ही मनमर्जी किसी प्राइवेट पर्सन ने या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने उसने रिसर्च किया और उसने कोई डेटा निकाल दिया और आपने उसकी रिपोर्ट उठा ली और उससे रिपोर्ट से डेटा निकाल करके उसका यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, वो गलत माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में फैक्चुअल प्रश्न आते हैं और उन फैक्चुअल प्रश्नों पर विवाद खड़ा हो जाता है। और वो विवाद क्यों खड़ा होता है, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर एमपीपीएससी अलग मान लेता है और हम अलग मान लेते हैं। हम जाकर के तथ्य प्रस्तुत कर देते हैं कि देखिए इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ एमपीपीएससी जवाब देता है कि नहीं, मध्य प्रदेश का जो गैजेटियर है ना उसमें ऐसा लिखा है इसलिए यही माना जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि डेटा में क्या होती है, होना चाहिए उचित शुद्धता होनी चाहिए। समांक व्यवस्थित रूप से संकलित होते हैं। व्यवस्थित रूप से मतलब क्या है कि जब देखिए इसमें क्या होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, अलग अलग अव्यवस्थित डेटा कलेक्शन किसी काम का नहीं होता, तो एक जैसा होना चाहिए। दूसरा, डेटा कलेक्शन कहाँ से शुरू करना है, उसका जो चरण रहेंगे वो कैसे कैसे रहेंगे, क्या क्या क्रम रहेगा, इसके लिए देखिए क्या होता है कि ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी जिनको डेटा कलेक्शन का काम दिया दिया जाता है उनको बाकायदा बताया जाता है कि आपको इस तरीके से डेटा कलेक्शन यहाँ से जाकर के करना है, यहाँ के आप स्रोत ले सकते हैं, इन लोगों से बात कर लीजिए या ये जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ से कर लीजिए। तो फिर क्या होता है, वो व्यवस्थित रूप में कलेक्ट होता है। नेक्स्ट, समंकों के संकलन का पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। ये अभी मैंने आपको बताया कि पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, आप बिना उद्देश्य के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और आपने डेटा कलेक्ट कर करके अपना जो पूरा कंप्यूटर है उसकी पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव भर दी, ठीक है ना, तो वो दैट इज यूजलेस, किसी काम की नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसका कुछ उद्देश्य नहीं है। तो बिना उद्देश्य के समंक का संकलन समंक नहीं कहलाता है। जब उद्देश्य है, पूर्व निश्चित है, आपसे बोला गया कि लिंगानुपात का डेटा कलेक्ट करिए, आपने कर लिया, तभी वो क्या कहलाएगा, डेटा। इसलिए समंकों का संकलन कैसा होता है, पूर्व निश्चित उद्देश्य से ही होता है। नेक्स्ट, समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा है वो डेटा क्या होता है, बहुत सारे कारणों से प्रभावित होता है। सपोज यदि हम किसी जगह का डेटा उठा रहे हैं और वो वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर से संबंधित डेटा है, हमने देखा पहले साल इसकी जो आर्थिक वृद्धि दर थी 5.6% थी, दूसरे साल आर्थिक वृद्धि दर 6% थी और तीसरे साल एकदम से 10.5% हो गई। ठीक है, तो 6 से सीधा जंप किया 10.5% में, तो 10.5% एकदम से उसकी आर्थिक वृद्धि दर किसी भी देश की या किसी भी राज्य की बढ़ गई। तो इसके बहुत सारे कारण होंगे, ठीक है ना। तो ये जो डेटा है ये शो कर रहा है कि इसके अनेक कारण हैं, एक कारण नहीं है, कारण बहुत हो सकते हैं। सरकार ने कोई योजना प्रारंभ कर दी, वहां पे वहां इन्वेस्टर्स लोगों ने आकर के इन्वेस्ट कर दिया, वहां की जनता जागरूक हो गई, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो डेटा होता है वो क्या है, बहुत सारे कारण से एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। समंकों को गणना या अनुमान द्वारा संकलित किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कलेक्शन का एरिया कम है तो गणना जाकर के की जा सकती है, या एरिया बड़ा है तो अनुमान लगाया जा सकता है। जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप अनुमान से तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, गणना से ही काम करना पड़ेगा। आप अनुमानित रूप में कुछ भी नहीं बता सकते यहाँ पर, क्योंकि एरिया आपका कैसा है, सीमित है। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं किसकी हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं आपकी डेटा की हैं, यानी कि समंक की हैं। अब बात आती है समंक संकलन की विधियां, यानी जो डेटा कलेक्शन है वो कितने तरीके से किया जाता है।
तो दो तरीके से किया जाता है, ये 3 मार्कर में आपसे पूछ सकते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको समंक की जो विशेषताएं बताई वो 3 मार्कर में भी पूछी जा सकती हैं आपसे, शॉर्ट नोट में भी पूछने में आ सकती है। डेफिनेशन हमेशा 3 मार्कर में आती है। चलिए, दो तरीके से कलेक्शन होता है डेटा कलेक्शन। एक मेथड क्या कहलाता है, प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा, और दूसरे जो कलेक्शन है डेटा कलेक्शन वो क्या कहलाता है, द्वितीयक समंक। यदि आपसे ये भी पूछा जाए ना कि समंक कितने प्रकार के होते हैं, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दो ही प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। अब सबसे पहली बात क्या है, प्राथमिक समंक क्या होता है, ये आपसे 3 मार्कर में पूछ सकते हैं। प्राथमिक समंक क्या होते हैं, तो वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता यानी जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, अनुसंधानकर्ता में आप कोई भी हो सकते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी उद्देश्य कैसा है, निश्चित है, पहली बार एकत्रित करते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो डेटा है उसका कलेक्शन कैसा हो रहा है, पहली बार किया जा रहा है, उसके पहले उससे रिलेटेड डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है। प्राथमिक समंक कैसे होते हैं, मौलिक होते हैं, क्योंकि इनका पहले से कोई संग्रह नहीं होता। कुल मिलाकर के ये जो प्राथमिक समंक है, ये जो डेटा है, ये डेटा वो वाला डेटा है जिसका पहले किसी ने कलेक्शन नहीं किया है और ये पहली बार कलेक्ट किया जा रहा है। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से। जैसे आपसे यदि ये बोला गया कि आप फलाने गांव में जाइए और उस गांव में जाकर के आप ये पता लगाइए कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके पास जो मोबाइल है उसमें कितनी महिलाओं के साथ साइबर क्राइम का फ्रॉड हुआ है, ऐसे महिलाओं की संख्या बताइए। तो हो सकता है कि ये काम पहली बार किया जा रहा हो। तो यदि कोई व्यक्ति जाता है और इस प्रकार का डेटा कलेक्ट करके लाता है तो क्या रहेगा, वो प्राथमिक समंक कहलाएगा। यानी ऐसा डेटा कलेक्शन जो पहली बार हो रहा है और उसके पहले वो कलेक्ट नहीं हुआ है, कहीं उसका कोई कहना चाहिए कि चर्चा में नहीं है, वो उसका वर्णन कहीं नहीं है, तो वो समंक कैसा कहलाता है, प्राथमिक समंक की कैटेगरी में आता है। और उसमें अनुसंधानकर्ता को, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, उसे खुद जाना पड़ता है। तो ये क्या है, प्राथमिक समंक, यानी यहाँ क्या है, पहली बार ये सब सारी चीजें। तो देखिए, कोई भी नई घटना होती है, कुछ भी, ठीक है, उससे रिलेटेड उसके जो प्रभाव होते हैं उनका कभी ना कभी पहली बार कलेक्शन होता है। तो जब वो पहली बार कलेक्शन किया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, प्राथमिक समंक। अब द्वितीयक समंक इसका जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या है, वे समंक होते हैं जिन्हें पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने संकलित किया है। यानी आपको जो सब्जेक्ट दिया है उसका डेटा कलेक्शन आपको मिल जाएगा, या तो किसी व्यक्ति ने कर रखा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने कर रखा है और प्रकाशित कर दिया है उसे। यानी आपको वो किसी किताब में या किसी रिसर्च की जो थ्योरी है, थीसिस है, उसमें मिल जाएगा या इंटरनेट पर मिल जाएगा। अनुसंधानकर्ता इन समंकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम जा करके वहां से वो डेटा उठा लेते हैं। जैसे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी में हम बजट की जब चर्चा करेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो बजट की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए, आपको आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों रिपोर्ट मिल जाएंगी। उसके लिए आपको अलग से फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से डेटा उठा लेंगे। हम एमपीपीएससी में जितना भी यूज करते हैं, एक तरीके से डेटा कलेक्शन कैसा होता है, सेकेंडरी कैटेगरी का ही होता है, द्वितीयक डेटा की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो कई सारी रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कृषि को लेकर के, श्रम को लेकर के, रोजगार, और भी कई सारे मुद्दे होते हैं। इससे रिलेटेड क्या होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट की किताबें आती हैं, उनके लेख आते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट्स भी आती हैं, जैसे आईएमएफ की रिपोर्ट आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट आती है। जैसे आपसे कई बार एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी
24-25 में या 2023-24 में कितनी थी। तो इसका मतलब क्या है, विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट निकाली है उस रिपोर्ट में जाकर के जब आप देख लेंगे तो ऑथेंटिक डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब डेटा क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा यानी द्वितीयक समंक। तो ये दोनों प्रकार हुए, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इतना आप समझ जाइए, ये बेसिक है। इस बेसिक को आप समझ जाएंगे ना तो उसके बाद की चीजें आप ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हमने आज जो डेफिनेशन पढ़ी है किसकी, प्राइमरी डेटा की, सेकेंडरी डेटा, उसको हम कलेक्शन कैसे करते हैं, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, उसके स्रोत किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके तरीके होते हैं, उसकी विधियां क्या क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी मेंस की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।